नफरत वाले लोग हैं, भारत जलाओ पार्टी है, बीजेपी पार्टी है या उसके अलाइज पार्टी के लोग हैं कि आप हमसे वोट लेते हो, चंदा लेते हो, लेकिन हमें सम्मान देना नहीं चाहते हो, क्योंकि सम्मान देना उनके डिक्शनरी से बाहर की बात है। अच्छा, दस्तावेज कहिए, संविधान कहिए, कानून कहिए, जो भी कह दीजिए, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हूबहू लागू हो जाता ना भाईजान इस देश में, तो यहाँ तो न किसी का अपमान होता और न किसी का गला करता, न किसी का की मूछें करती, न किसी की बारात रोकी जाती। सवाल ये है कि हम जिस संविधान को माने, लेकिन अभी तक 67 बरस हों कि 69 बरस हों कि 75 बरस हों, ये 70 साल 72 साल 74 साल बीतने के बावजूद भी साहब उससे संविधान के मैं तो कहता हूँ कि 25% छोड़िए, 15% से ज़्यादा कुछ लागू ही नहीं हुआ है। टीवी हों, अखबार हों या अतिवादी लोग हों, इस तरह के लोग हमको निशाने पर लें, हमको कोई फ़र्क उरक नहीं पड़ता है। मैं अपनी बात पर जहाँ आ रहा हूँ वहीं खड़ा हूँ। और मैं मेरे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं किस तरह से इस देश की मनु मीडिया ने इनको लिंच करने की कोशिश की। एक बयान दिया था उन्होंने, उस पर ट्रोल हुआ, इस्तीफे मांगे जाने लगे। दो चीज़ें मैं क्लियर कर दूं, बिहार में जो ओबीसी एससी एसटी की जाति जनगणना हक अधिकार की बात हो रही है, उसकी पूरी जिम्मेदारी चंद्रशेखर जी पर है। उसको पूरा देख रेख कर रहे हैं, जाति जनगणना को लेकर इनिशिएटिव ले रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की राजनीति, कल नीतीश जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस चाहे तो बीजेपी 100 पर सिमट सकती है। वहाँ चंद्रशेखर जी भी थे। क्या क्या कहना चाह रहे थे नीतीश कुमार? अगर ऐसी मैं बस समझना चाह रहा हूँ, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हैं, लेकिन मैं आपका क्या मतलब? नहीं, मेरी व्यक्तिगत समझ है इस मामले में कि कांग्रेस पार्टी हो या देश के अन्य पार्टियां, जो देश की अन्य पार्टियां हैं, भारतवर्ष के बेहतरी के लिए विचार रखता हो, ऐसा भारतवर्ष को बेहतर बनाना चाहता हो, उनकी ये समझ है कि नफ़रत फैलाने वाले लोगों से अगर मुक्ति पानी है तो सारे लोगों को एक मंच पर होना चाहिए, क्योंकि एक छद्म राष्ट्रवाद, छद्म हिंदूवाद भारतवर्ष के थाती को, संस्कृति को लीलने पर पड़ी हुई है। उनको भारतवर्ष के बेहतरी से मतलब नहीं है, किस तरह से सत्ता को बरकरार रखें और बड़े तबके को अपमानित करके रखें। हिंदूवाद के नाम पर उनका वोट भी ठगें। इसलिए मैंने बीच बीच में कभी कभी कहा है कि आप हमसे वोट लेते हो, चंदा लेते हो, लेकिन हमें सम्मान देना नहीं चाहते हो, क्योंकि सम्मान देना उनके डिक्शनरी से बाहर की बात है। तो इस तरह के जो बयान आए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, वो अच्छी बात है कि भाई कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों को अपना कथित ईगो छोड़ना चाहिए। अगर ईगो नहीं छोड़ेंगे तो फिर इस नफरत के माहौल को ख़त्म करने में असुविधा होगी। आपका जाति जनगणना से हम लोग कह रहे हैं कि एक दिल्ली में हम लोग बात करते हैं कि 97% हिंदुओं का फ़ायदा होगा, जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कुर्मी, कोयरी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, अगर पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बात आप लोग समझा क्यों नहीं पा रहे? और कौन लोग जाति जनगणना के बिहार में विरोध कर रहे हैं, ये क्लियर है? नहीं, वो तो क्लियर है, देश भर में क्लियर है ना कि जातीय जनगणना के विरोध में वो खड़े हैं जो बहुसंख्यकों का हित कहूँ, और जब बहुसंख्यकों का हित है अगर मारा जाएगा तो देश का हित मारा जाएगा। आखिर कौन सी ऐसी फार्मूला होगी कि सैकड़े 90% लोगों को आप धकिया करके, अपमानित करके, धर्मांता में ला करके भारत को ताकतवर बना लीजिएगा? भारत को ताकतवर अगर बनानी है तो 90% लोगों को ताकत में लाने के लिए ये 10% लोगों को अपने मजबूत कंधे का सहारा देना चाहिए। वो देना नहीं चाहते। ये तो कौन 97% हिंदुओं का अधिकार खत्म कर रहा है? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि ये जो नफरत वाले लोग हैं, भारत जलाओ पार्टी है, बीजेपी पार्टी है या उसके अलाइज पार्टी के लोग हैं, जिनके सांस्कृतिक विरासत एक जातीय आधार पर बनी हुई है। लेकिन बीजेपी तो 2 पिछड़ा सीएम, डिप्टी सीएम देती है बिहार में। वो तो कह रहे कि हम दलित पिछड़े को असली रिप्रेजेंटेटिव हम हैं। आप लोगों पर परिवार, आप बताइए, अंग्रेज को अगर राज करना था यहाँ तो एक बुत खड़ा करता था ना, एक बुत खड़ा करता। आप समझिए, रामनाथ कोविंद
राष्ट्रपति थे, सपत्नीक गए मंदिर में, जगन्नाथपुरी मंदिर में पूजा करने, और उनको लोग गर्भगृह में जाने नहीं दिया। साहब, किलों पर मुकदमा हुआ, किलों के खिलाफ फतवा जारी हुआ। ये यक्ष प्रश्न है देश के सामने। चंद्रशेखर जी, आप फिर हमको मजबूरी में वहाँ ले जा रहे हैं, हम जाना नहीं चाह रहे थे। आप बताइए ना, जो वैदिक धर्म में धर्म ग्रंथों को नहीं मानेंगे आप। तुलसी दुबे ने लिखा है कि आपको ब्राह्मणों का पैर धोना है, तभी आपको भगवान की प्राप्ति होगी। आप लोग कृष्णवंशी हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं। भगवान कृष्ण ने सुदामा का पैर धोया है, आप लोगों को दिक्कत क्या है पैर धो के पीने में? नहीं, मेरी समझ यहाँ पर ये है कि भगवान कृष्ण हो चाहे भगवान राम जी हो, राम जी सबरी के जूठ बैर खाए, भगवान कृष्ण जी सुपत भगत डोम के यहाँ खाए। इसका मतलब सीधे है कि उनको भी जाति व्यवस्था से नफरत थी। अगर कुछ लोग ज्ञान बांट रहे हैं कि भगवान राम जी के टाइम में जात पात नहीं था, भगवान कृष्ण जी तो और उनके 20 पीढ़ी बाद आए, पता नहीं, जैसा हम समझते हैं जो इतिहास बता रहा है, तो उनके टाइम में भी जात पात नहीं थी। अभी तक इधर लोग ये मानस विवाद पर लोग इस तरह की बातें बोल रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, जैसे लगता है कि हम लोगों को अब ज्ञानवान नहीं है, ज्ञान उन्हीं से सीखना है। भाई, अंबेडकर साहब इस देश में जब शूद्रों को ज्ञान के लिए प्लिंथ बनाए, अंबेडकर साहब से पहले कितना % ओबीसी और दलित पढ़ते थे, जरा आप बता दीजिए। स्कूल जाने का अधिकार ही नहीं था। वही न कह रहा मैं, संपत्ति का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, संविधान नहीं होता, तो आपको तो लीगल राइट भी नहीं था, कानून नहीं था आपको पढ़ाई लिखाई का, और आज का नहीं है, तो ये बरसों बरस पुराना है, सदियों से है ऐसा। मेरा ये कहना है कि ये बात पक्की है कि अब जब शूद्र भी पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिख लिए हैं बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद कृपा से और उनके प्रयास से, संविधान हमें इसका हैसियत देता है, इसका राइट देता है, तो अब भी लोग ज्ञान बांटेंगे, दूसरे ही लोग से हम लोग ज्ञान लेंगे। जाति जनगणना से 97% हिंदुओं का अधिकार मिल जाएगा। मैं इतनी बात कहता हूं कि सीधे तौर पर 97 हो कि 95 हो, जातीय जनगणना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। 1932 के हिसाब से 1932 के जातीय जनगणना को कोट करके कह रहा हूँ कि जो 97% हिंदू हैं, जिसमें राजपूत भी आते हैं, वैश्य भी आते हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, इन सब का रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। 34 जज में SC, ST, OBC के सिर्फ 3 जज हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, क्या 97% जो हिंदू हैं उनके अधिकार मिल जाएंगे जातीय जनगणना से, पता चल जाएगा? तो इस देश में मंडल कमिश्नर उठा कर देख लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है उनको देख लीजिए, कोई ऐसी जाति है इस देश में जो कहीं बैकवर्ड नहीं है। तो भाई, इस बात को कुछ लोग नहीं मानना चाहते हैं। संविधान एक समरस समतामूलक समाज बनाने का सबसे अच्छा दस्तावेज कहिए, संविधान कहिए, कानून कहिए, जो भी कह दीजिए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हूबहू लागू हो जाता ना भाईजान इस देश में, तो यहाँ तो न किसी का अपमान होता, न किसी का गला करता, न किसी की मूछें करती, न किसी की बारात रोकी जाती। सवाल ये है कि हम जिस संविधान को माने, लेकिन अभी तक 67 बरस हों कि 69 बरस हों कि 75 बरस हों, ये 70 साल 72 साल 74 साल बीतने के बावजूद भी साहब उससे संविधान के मैं तो कहता हूँ कि 25% छोड़िए, 15% से ज़्यादा कुछ लागू ही नहीं हुआ है। तो हमको 85% उसको लागू करवाना है, 100% लागू करवाना है, उसमें क्या लेकिन दिक्कत है? टीवी अखबार वाला कह रहा है कि आप हिंदुओं को तोड़ रहे हैं एक, और जाति जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा। आप एक बात बताइए, जातिवाद बढ़ने का जहाँ खतरा है, तो जब राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, एक राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी तब के जीतन बाबू मांझी जैसे लोग को, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ग्रेजुएट हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं, वो मंदिर में पूजा करके आते हैं। बिहार के मधुबनी में दुर्गा मंदिर में तो मंदिर लोग धो देते हैं। तो इन लोग क्या चाहते हैं फिर? मैं ये कहता हूँ कि जातीय जनगणना से इस तरह के जो आवरण ओढ़े हुए हैं लोग, जैसे ही समतामूलक समाजवादी समाज बनेगा तो इस ढंग के जातीय विसंगति पर बहस बंद हो जाएगी। आप निशाने पर हैं टीवी अखबार के? टीवी हों, अखबार हों, जातिवादी लोग हों, इस तरह के लोग हमको निशाने पर लें, हमको कोई फ़र्क उरक नहीं पड़ता है। मैं अपनी बात पर जहाँ आ रहा हूँ वहीं खड़ा हूँ,
और मैं ये समझता हूँ कि अगर देश का हित कोई चाहता हो, मेरी बात एक बात समझिए, इस देश में सबसे पहले जो हमारे समाजवादी पुरखों की फहरिस्त है, आचार्य नारायण देव, आचार्य जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर लोहिया, पंडित जनेश्वर मिश्र, पंडित मधुलिमय, स्वयं चौधरी चरण सिंह जी, राजनारायण जी, हमारे यहाँ के माननीय बड़ी शख्सियत, कभी राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे भूपेंद्र बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। तो ये जो एक लंबी फहरिस्त है लोगों की, उसमें अगर आप देखेंगे 10 लोगों का नाम तो जरूर से 6-7 लोग। आपने एक नाम छोड़ दिया, मोरारजी देसाई। नहीं, मैं उनको उस रूप में नहीं ले रहा हूँ। मैं वो भी समाजवादी थे, प्रधानमंत्री बने। मेरी बात समझ लीजिए। और जेपी जयप्रकाश नारायण जी जो छूट गया, जयप्रकाश नारायण जी हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो देश हित चाहेगा वो सबकी हित चाहेगा। तो ये सारे सवर्ण समाजवादी लोग अब तक संविधान इंप्लीमेंट नहीं करवा पाए, वही कहाँ गलती हो गई? मैं ये समझता हूँ कि जब भी टुकड़े टुकड़े में ये पार्टियां आई है, एक तो फुल प्रूफ स्ट्रेंथ में नहीं आई है सोशलिस्ट पार्टी। चौधरी चरण सिंह को छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको नहीं मौका दिया गया, वो करना चाह रहे थे। मोरारजी देसाई तो ठीक ठाक समय तक रहे प्रधानमंत्री। नहीं, मेरी बात समझिए ना, मैं जो बात कह रहा हूँ कि एक जो एडवोकेसी चली सबके हित का, भारतवर्ष ताकतवर तब बनेगा, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि कन्फ्यूजन मत रहिए। भारतवर्ष ताकतवर तब बनेगा जब जाति के नाम पर अपमानित एक बड़ा वर्ग तबका, जिसको 85% 90% लोग कहते हैं, उसको आप सामने, चाहे शैक्षणिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, मैंने सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और एजुकेशनल स्टेटस नहीं मिलेगा, तब तक ये भारत कैसे ताकतवर बनेगा? तो आप तो कट्टर हिंदू हैं सर, आपकी पार्टी भी कट्टर हिंदू की पार्टी, आप पर क्यों हिंदू तोड़ने का आरोप लग रहा है? तो लीजिए, अगर सत्य बोलूँगा कि हमें अधिकार चाहिए, जातीय जनगणना हमारे लिए आवश्यक है, इस देश के लिए आवश्यक है, हमारे लिए आवश्यक है, इसका मतलब समाज के लिए आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है मतलब इसका मतलब देश के लिए आवश्यक है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि 90% लोग लगभग, जिसको हमारे अमर शहीद कहूँ, समाज के बड़े नायक शहीद जगदेव प्रसाद जी ने जिसकी वकालत की है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो हमारा ये कहना है कि साहब, ये जो बड़ा तबका है जो जातीय अपमान का दंश हजारों वर्षों से भोग रहा है, कि नई बात थोड़े ना है, आज के तारीख में तो ये ढीले पड़े हैं। तो आप भी जाएंगे जेल? जब लालू यादव को जेल भिजवा दिया गया तो आप क्या हैं? लालू यादव की क्या गलती? लालू वही वो आप समानता की बात करेंगे तो जेल जाएंगे। मेरी बात समझिए, लालू यादव की क्या गलती? अरे दलित पिछड़ों की बात कर रहे थे। चूहा पकड़ने वालों, घोंघा सितवा चुनने वालों, सुअर चराने वालों, तारी चुआने वालों, मछली पकड़ने वालों, चूहा पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। और इतना ही नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मकड़ी के जाल को समझना है तो निश्चित रूप से एक पेट भूखा रह करके भी बच्चों को पढ़ाओ। ये बड़ा संकेत है, बड़ा दर्शन है, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के और महात्मा फुले पेरियार जैसे सरीखे महापुरुषों के माध्यम से आया है। तो जिन लोगों को आज ये हमको लिंचिंग करने का जो अवसर खोज रहे हैं, वो सड़क पर जी काटने का फतवा जारी कर रहे हैं, या जो मनवादी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोग जो मेरा लिंचिंग करने का प्रयास करते हैं, यही इसी का द्योतक है। अगर मान लीजिए लालू प्रसाद जैसे ताकतवर नेता, एक स्ट्रांग विजन वाला नेता जेल जा सकते हैं, तो हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, हम भी जा सकते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब जो है ना, शूद्र भी पढ़ लिख लिया है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि लालू यादव के रास्ते को आरजेडी ने छोड़ दिया है। लालू जिस दमखम से लड़ते थे, मंचों पर बोलते थे, चाहे वो मंडल के खिलाफ कमंडल यात्रा रोकना हो, चाहे शोषित वंचित की आवाज़ उठाना हो, वो गांव में जाते थे, गलियों में जाते थे। वो दौर हम लोगों ने देखा। हम लोग के लिए उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला, इसलिए हम लोग आज मीडिया में है। चरवाहा विद्यालय न खुलता, न हम लोग पढ़ पाते। लालू यादव के उस विज़न को, मुझे लगता है कि आपकी अपनी ही पार्टी, उनको लगता है कि लालू यादव का राजनीति जो है वो उसमें भदेशपन था और हमें उससे बचना है। जबकि इतिहास, पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि नहीं, लालू यादव एक रिसर्च के विषय हैं।
लालू यादव जी रिसर्च के विषय हैं, और लालू यादव जी पर रिसर्च जो है, आप छोड़िए भारतवंशियों को, अमेरिका लंदन के लोग रिसर्च कर रहे हैं, कई स्टेप्स हैं उनके। और मैं तो लालू यादव जी के पक्के सिपाही हूँ, उनके फुटप्रिंट पर चलने वाला लोग हूँ, हमें कहाँ कोई दिक्कत है। इसलिए किसी को ये मानता है तो वो कन्फ्यूज़न में है। हमारी पार्टी एक समरस समाज, ताकतवर समाज देश बनाना चाहता है, समरस समाज बना करके, समतामूलक समाज बना करके, जो एक प्रिविलेज। समरस या समतामूलक? समतामूलक मैं कह रहा हूँ, मेरा ये कहना समतामूलक कह रहा हूँ भाई। देखिए, समतामूलक कह रहा हूँ इसलिए कि एक जो कहते हैं विशेषाधिकार प्राप्त जातियाँ रही है देश में, उनके पास सब कुछ है, शिक्षा है, संसाधन है, ज्ञान है, सब कुछ है, प्रशासन है, शासन है, सत्ता है। तो उनको अपना हृदय चौड़ा करना चाहिए, आचार्य नयनदेव जी कृपलानी की तरह, और फिर डॉक्टर लोहिया की तरह। वो हृदय चौड़ा नहीं कर रहे हैं, देश का बंटाधार हो रहा है। देश को अगर ताकतवर बनानी है तो कोई ख्वाब से होने ना। आप लोग बहुसंख्यक हैं, तो अल्पसंख्यक समुदाय के कृपा दृष्टि के पात्र क्यों होना चाहते हैं? बाबा साहब ने तो वोट का अधिकार दिया, अब जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। 90-97% आपकी आबादी है, तो 3% के आप मोहताज क्यों होते हैं बार बार? अब मेरी बात समझिए ना, हम 90% हो या 95 हो, हम हृदयहीन तो नहीं है ना, हृदयहीन नहीं है। हम सबका भला चाहते हैं, मगर उन लोगों को जरूर ये कहना चाहते हैं कि मजबूत कंधे वालों, थोड़ा हमको भी साथ लगा लो। अगर साथ लगा लेता ना तो देश का कल्याण होता कब का। इसी में जो देरी हो रही है, विशेषाधिकार प्राप्त जातियाँ अपना विशेषाधिकार छोड़ना ही नहीं चाहती है। नहीं तो इस युग में, आज के युग में, संविधान के युग में, भाई मुख्यमंत्री मंदिर में जाएगा तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, एक मुख्यमंत्री अपना आवास छोड़ेगा तो अपवित्र हो जाएगा। अखिलेश यादव का उदाहरण आपके सामने है। देश का राष्ट्रपति, भाई मजाक नहीं है, जिस समय देश के राष्ट्रपति को मंदिर जाने से, गर्भगृह में जाने से रोक दिया, उसी समय देश में अगर जागृति होती तो देश में बड़ा आंदोलन होना चाहिए था। लेकिन वो राष्ट्रपति तो क्लेम करे ना कि हमको रोका गया है। अब ये देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि अंग्रेज यहाँ राज किए हैं तो हमारे आपके मुखौटे को सामने में रख कर। चंद्रशेखर जी, मैं आपको एक इंटेलेक्चुअल भी मानता हूँ, आपको क्या लगता है क्या वजह है? लालू यादव 3 बार मुख्यमंत्री होते हैं, मायावती 4 बार मुख्यमंत्री होती हैं, मुलायम सिंह यादव 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री होते हैं, इनसे इतनी नफरत की वजह क्या है? या आपसे भी नफरत की वजह क्या है? जाति या पावर या दोनों? मैं तो समझता हूँ कि कमज़ोर जाति के लोग को पावर पर लोग देखना नहीं चाहते हैं, यही बड़ा कारण है, मेरे समझ में ये है। क्या जाति जनगणना के नतीजे कब तक आएंगे? क्योंकि पूरे देश की नज़र लोग कह रहे हैं कि 2000, मैं यहाँ जो हम दिल्ली में जैसे जो हम लोग छुटभैया पत्रकार हैं वो कहते हैं कि अगर जाति जनगणना मुद्दा बनता है तो ये बीजेपी के पास इसका कोई काट नहीं। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, सबकी अपनी अपनी बात है। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियाँ, सपा, बसपा, RJD या JMM या DMK या विपक्ष की पार्टियां अगर जाति जनगणना को मुद्दा बनाती है तो बीजेपी फंसती हुई दिख रही है। क्या आप लोग की क्या राय है इस पर? देखिए, तो जिनको सिर्फ धर्म का नशा चटा करके, सुंघा करके देश में सियासत खड़ी करनी है, बड़े तबके को काट के रखना है, उनको देश से के हित से मतलब नहीं है। हम एक बात कहते कि भाई जिनके पुरखों का स्वाधीनता संग्राम के संघर्ष में रत्ती भर भी योगदान नहीं है, उनके वंशज से आशा करेंगे देश बनाएगा? भाई हमारे पुरखे मरे हैं, हमारे पुरखे गोली खाए हैं, हमारे पुरखे जो हैं इसमें अपनी आहुति दिए हैं, तो हमको देश की चिंता हो सकती है ना? इन लोग कहाँ से देश की चिंता हो सकती है? इसलिए मेरी स्पष्ट मान्यता है कि देश बनेगा ताकतवर तब जब एक हजारों वर्ष से अपमान का जीवन झेल रहे जातियाँ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक अपलिफ्टमेंट के क्षेत्र में हो, संपत्ति के क्षेत्र में हो, सारे ढंग की कमजोरी झेल करके कोई बड़े तबके को रख करके कोई देश को ताकतवर नहीं बना सकता है। इसलिए संविधान में इसका प्रावधान हुआ, जिसको लोगों ने 74 वर्ष तक ठगा। 2011 में हम इस अवसर पर कहना चाहेंगे कि एक बड़े 2 नायक तो चले गए, अब तो 1 नायक बचे हैं, 3 नायक चले गए। रामविलास पासवान भी थे उसमें शामिल, मुलायम सिंह जी थे, शरद यादव जी थे, लालू जी तभी हैं ही। तो इन लोगों के प्रयास से जो 1990 में आरक्षण आया साहब, वो भी आरक्षण को लेने के लिए 37 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा। ये जो इतना बड़ा तबका है देश के, जो अपमानित लोग हैं, जिसको हम 90% 95% जो कह लीजिए, जिस समय किसी का डिमांड नहीं था, EWS को आरक्षण दे दिया गया,
उसी समय अगर समझ होती, एजुकेशन होता, बाबा साहब अम्बेडकर को के कारण से अगर पढ़ाई को अपना पूंजी बनाते। पढ़ाई में कमी है आज भी, आपको भी पता है। जिस स्तर पर लेवल पर एजुकेशन को जाना चाहिए था कि नीचे गरीबों के बीच, वंचितों के बीच में, उस स्तर पर भी नहीं है, लेकिन खैर प्रयास हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर एजुकेशन होता तो उसी समय बड़ी क्रांति हो जाती कि भाई हमको संघर्ष करने के लिए 37। बिहार के शिक्षा मंत्री भी, अभी आपको टारगेट भी किया जा रहा था मीडिया में कि स्कूल सोशल रिफॉर्म पर तो आप बात कर रहे हैं, आप शिक्षा मंत्री भी हैं, बिहार के लिए क्या स्पेशल पॉलिसीज हैं आपके एजुकेशन को लेकर? अब देख लीजिए, बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू, जो बिहार विकास के शिल्पकार हैं, उन्होंने कई प्रयास किए। मैंने एक मॉडल बना कि आपका पोशाक राशि कहीं देश में ना चलता था, साइकिल योजना कहीं देश में ना चलता था, प्रोत्साहन राशि योजना देश में नहीं चलता था, और उसी बिहार से लोगों ने, देश के लोगों ने सीखा है, चाहे भारत सरकार भी सीखी है। विद्युतीकरण का मामला, तो खैर विद्युतीकरण मामला नहीं कहूँगा, सड़क का मामला नहीं कहूँगा, घर घर सड़क है किसी के। मैं एजुकेशन पर पूछ रहा हूँ, मैं एजुकेशन के बारे में कह रहा हूँ कि उन्होंने ये चलाई। लेकिन जो बिहार और देश में, बिहार का नाम ज्ञान की भूमि के रूप में रहा है, दुनिया को ज्ञान का दर्शन भी उसी बिहार से मिला है, अहिंसा का दर्शन भी उसी बिहार से मिला है। आप बुद्ध की बात कर रहे हैं, जब लीजिए, बुद्ध की बात बिना किए हुए देश में कुछ संचालित होगा क्या? भगवान बुद्ध जी, तो हम जैसे बच्चे जो चरवाहा विद्यालय से निकले, हम जैसे लोग, क्या वो कॉन्सेप्ट पर आपको अभी भी आप लोग को पछतावा है या उसको लागू करेंगे? क्योंकि हमारे गांव में आज भी 60% बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, 50% जो शोषित वंचित समाज के हैं वो बकरियां चरा रहे हैं, भेड़ चरा रहे हैं। हम लोग भी भैंस बकरी चराने जाते थे, स्कूल में इनरोलमेंट हो गया, इसलिए क ख ग सीख गए, इसलिए आज यहाँ हैं। माफ़ करिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर चर्चा हो भारत का तो भगवान बुद्ध की चर्चा नहीं हो तो बेईमानी होगी। जो ज्ञान बांटने वाले लोग हैं उनसे आप, देश भर के लोग, आपका तो देश भर का चैनल देखता है लोग, हमारा चैनल दुनिया भर में देखा जाता है, तो दुनिया भर में देखता है लोग। सही है, मेरी गलती हुई। नहीं, हम अपनी तारीफ भी करेंगे, हमारे लिए कौन टीवी अखबार नहीं, अरे ठीक है, जब ये आपका चैनल चलता है तो ऐसा थोड़ा कि भारतीय का लोग देखता होगा, इसको पसंद करने वाले लोग बाहर भी होंगे, इसलिए उसमें मेरी गलती है। उस मैंने नहीं गलती नहीं है, ठीक है, मेरा गलती नहीं है। मेरा ये कहना है कि आप जतनिक सोचिए, जो ज्ञान बांट रहे हैं ना देश के लोग, देश के ऐसे धर्माचार्य, ऐसे लोग कूद के आ रहे हैं सामने में, लगता है कि हम लोगों को कहीं ज्ञान हुआ ही नहीं, हम लोग पढ़े ही नहीं हैं। अगर कोई आदमी बता दे हमको, जो कहते हैं कि उस समय जात नहीं था, खाली वर्ण था, उनसे जरा मैं पूछना चाहता हूँ, तो अलग अलग जाति का नाम कैसे रामचरितमानस में आ गया, जो जातियाँ आज है? तो मेरा कहना है ये कि भगवान बुद्ध के विचारों का या भगवान बुद्ध के समर्थकों का जो उत्थान हुआ है, उनके विचारों का, वो अस्पृश्यता और छूत अछूत के खिलाफ ही हुआ है। गर्दन नहीं बचेगी आपकी। पता है कितने का इनाम है आपके गर्दन पर? तो क्या 50 करोड़, क्या करोड़, कितना? 50 करोड़ नहीं है, 25 लाख, 31 लाख ऐसे, ना 51 लाख, ना श्रीमान, 50 करोड़ है, 50 करोड़ है। लाख गिरफ्तारी पर या सर काटने? नहीं, जी काटने पर, मैंने सर काटने पर तो ज़्यादा ही कर देंगे लोग, मेरे जीव कटने पर 50 करोड़ शायद मैंने कोई परमहंस जी घोषणा की है। तो मेरा ये कहना है कि जिनको इतिहास से कोई मतलब नहीं है या इतिहास जानबूझ के पढ़ना नहीं चाहते हैं, आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ, कुछ ना पढ़ो, कम से कम बुद्ध विचारों के उत्थान को पढ़ लो, तो एक सत्य सामने आ जाएगा। बुद्ध विचारों के उत्थान का सीधा पहला कारण होता है, उन्होंने समाज में, दकियानुसी समाज में, इस क्या कहते हैं, सनातनी हिंदू समाज में जो व्याप्त ऊंच नीच के भाव थे, उसके खिलाफ उन्होंने मिशन चलाया। आप चंद्रशेखर जितने पर, किसी भी वैदिक धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है। आप मुझे बार मैं धर्म पर जाना नहीं चाहता, आप मुझे ले जा रहे हैं। नहीं, ठीक है, मेरा ये कहना है कि जो ऋग वैदिक काल है, तो जो ऋग वैदिक काल में बीमारियां थी, जातियों के कारण छूत अछूत के भाव थे। मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, तो जाति खत्म हो गई, मेरी जाति खत्म हो गई। आप लोगों पर आरोप लगा कि आप लोग जाति जनगणना करके जाति जिंदा कर रहे हैं। लीजिए, जाति खत्म हो गई, इसलिए मेरे जीभ काटने का फतवा आ रहा है। अगर जाति खत्म होती तो रामनाथ कोविंद रोके जाते क्या? घोड़ी पर सवार होकर के दलितों की बारात रोकी जाती क्या?
आप लोग को भैंस दूहना है, मजदूरी करना है, खेत जोतना है, आप लोग मंत्री बने घूम रहे हैं। साहब वो कल की बात है, इसलिए तो ईर्ष्या का कारण है कि मैं भैंस के पीठ पर ही रहूं, खेती मजदूरी ही करूं। ये ईर्ष्या का कारण ये है। लेकिन अब ऐसे लोग मुगालते में ना रहें। शूद्र भी पढ़ लिख लिया है, उनको पता है कि कहाँ हमारे लिए गाली है और किसने हमको गाली के लायक बनाया है। सरकारी स्कूल को रिवाइव करने के लिए क्या रोड मैप है, कोई खास योजना है? मैं आपने कहा तो फिर ये मैं इसलिए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का संपूर्ण रूप से निर्देश है, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, कि हमको कैसे 10 लाख एम्प्लॉयमेंट देनी है। तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की अकूट बहाली होने वाली है। 2-4-6 महीने लग सकते हैं, लेकिन अब नियोजन नियमावली अंतिम चरण में है। तो क्या मेरी बात सुनिए, अंतिम चरण में है और लगभग 3 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। सरकारी नौकरी देंगे ना। नहीं, ये 5,000 वाला भी तो मॉडल है ना, गुजरात मॉडल से आया था 5,000 वाला। नहीं, जो नियोजन नीति है हमारे यहाँ, कम से कम एक शिक्षक को 25,000 से ऊपर 30,000 रुपया, 35,000 और उस आगे भी मिलता है। हमारा ये कहना है, जो नीति चल रही है, नियोजन नीति जिसको कहते हैं, उसी को ही रिमॉडल करके नए रूप में आ रहा है। अब जो है एक्सटॉर्शन का केंद्र जो कई था वो सब बंद होंगे। और ये बिहार सरकार की ये प्रयास है कि जो हमारा ज्ञान के क्षेत्र का विरासत था, बिहार का लोहा ज्ञान के क्षेत्र में माना जाता था, उसको हम प्राप्त करें। उसके लिए हम लोगों का संकल्प है और उसके लिए शिक्षकों की बहाली प्रथम पुनीत कर्तव्य है। शिक्षकों की बहाली जब हो जाएगी, उसके बाद जो हमारे स्टेप्स हैं और मजबूत होंगे और हम उम्मीद करेंगे कि निकट भविष्य में आने वाले समय में शिक्षा क्षेत्र में बिहार सरकार सरकारी स्कूल पर अभी जोर देगी। फोर्स मैं कह रहा हूँ सरकारी स्कूल पर ही जोर देगी। सरकारी स्कूल पर, ये हरियाणा भाजपा शासित राज्यों की तरह सरकारी स्कूल को नष्ट नहीं करेगी। सरकारी स्कूल को, गरीब कहाँ पढ़ेंगे भाई? ये जब सरकारी स्कूल नष्ट हो जाएंगे तो गरीबों की क्षमता है क्या आज भी स्कूलों में पढ़ने का? इसलिए सरकारी स्कूल हमारा ताकतवर बनेगा और कालांतर में आप देखिएगा कि समय आएगा जब हमारे बच्चे, अच्छे अच्छे अधिकारी के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये मतलब नफरत वाले देंगे नहीं, वो तो सब हिस्सा हम लोगों से लेंगे, जीएसटी लेंगे, टैक्स लेंगे, सारे तरह का लेंगे, लेकिन देने के वक्त में तो कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन सरकार संकल्पित है वो रिसोर्सेज खुद डेवलप करके, और ये जो 24 आने वाला है ना, तो ये लोग जाने वाले भी हैं नफरत वाले। उम्मीद करता हूँ अब भारतवर्ष के लोग इन नफरत वाले लोग को भगाएंगे। यहाँ रोजगार चौपट है साहब, सरहद घायल है, किसान बर्बाद हो गया। 2022 तक आनी थी ना, किसानों की आय दुगुनी हो गई क्या? तो जब हर सेटअप पर फेल है, तो कॉरपोरेट घराने के हाथ में देश बेचा जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति को देश के आवाम भी भांप रहे हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि ये छद्म हिंदूवादियों से देश की जनता सत्ता लेगी और एक समरस समतामूलक समाजवादी समाज सरकार बनाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए, पेरियार महात्मा फूले शहीद जगदेव प्रसाद के सपनों को साकार करने के लिए, लोहिया अम्बेडकर और जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करने के लिए, आचार्य नरदेव मधुलिमय पंडित जनेश्वर मिश्र के सपनों को साकार करने के लिए एक बेहतर समाज बनाएगा। और शिक्षा हमारे क्षेत्र का बहुत ही बेहतर होगा और हर समय नए अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। निश्चिंत रहिए, बिहार आने वाले समय में उम्मीद करूंगा कि बहुत ज़्यादा समय न लगेगा, लेकिन शायद एक व्यवस्था के तहत मैं बोल सकता हूं कि 1-1.5 साल में ये दिखने लगेगा। लालू जी की तबीयत कैसी है? भगवान का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, प्रभु की माया है, बहुत अच्छी है। और एक महापुरुष का शरीर चलता फिरता मिले, इससे बड़े इंस्पायर्ड देश भर के लोग होंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बीच में लालू प्रसाद जी का आना ये स्फूर्ति नहीं, संपूर्ण देश में एक विचार के लोगों के लिए ताजगी लाया है। और इससे, उनकी उपस्थिति से ही नफरत फैलाने वाले लोगों का चुल हिल रहा है, परेशान हैं लोग, इसलिए और भी कोई साजिश करने में लगे हुए हैं। 2024 में लगता है अगर वो सक्रिय हो जाएंगे, राजनीति में सक्रिय रहेंगे, फिर तो जेल भेजने की तैयारी में भी लोग लगे हुए हैं। अभी दोबारा? अब लीजिए,
जब उनको खतरा महसूस होगा कि एक महापुरुष के उपस्थिति मात्र से मेरे चूल्हे अब लालू यादव को जेल ना भेज पाएगा कोई, तब तो सर विद्रोह हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लोग साजिश तो कर रहे हैं, षड्यंत्र तो कर रहे हैं, अभी देखे नहीं कि फिर से दिया है, जनता सड़कों पर उतर जाएगी। तो मैं बहुत कमाया है सर। तो ये देखिए, ये जनता को सड़कों पर उतरना वाजिब है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हैं इधर पर, आप ही के प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि फिर से उनके बेल को रद्द करने के लिए मैंने CBI ने कोई आदमी LPA क्या कहते हैं वो PIL दायर किए हैं। इस तरह की बातें हो रही, PIL हो रहा है और CBI का फिर से प्रयोग किया जा रहा है। तो वो खतरा महसूस कर रहे हैं ना कि एक सत्य समाज में न चले, झूठ चले। तो इसलिए इस ढंग के षड्यंत्र से इनकार नहीं किया जा सकता है। और अभी तक आपको मालूम है कि मैंने दर्जनों ठिकाने पर छापामारी हुई, गोबर ढेला के सिवा कुछ मिला नहीं। अब तो ये भी चिंता होती है कि जब आप लोग गौपालक हैं तो गोबर ही मिलेगा। भैया मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम लोगों को इस बात का खतरा है कि लोगों को जब एक ढेला ना मिला है गोबर और ढेला के सिवा, तभी लोग और कोई साजिश कर सकते हैं। और वो साजिश हो सकता है ऐसा हो कि कभी लोग सोचा ना हो। तो ये थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, समाजवाद का उसी धरती से, मधेपुरा की धरती से हैं जहाँ से VP मंडल साहब थे। और बिहार में जाति जनगणना की बड़ी जिम्मेदारी भी इनको कंधों पर है, क्योंकि यहाँ के वो शिक्षा मंत्री हैं। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।